हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय सिंह कंसाई जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के आप प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको पता होगा अगर चैनल पे आप देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, तो आपको पता होगा हमारे चैनल पर जो यूपी पीसीएस 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, या भी अगर 25 में भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज़ चलाई जा रही है। आपने डिफरेंट जो टॉपर हैं उनके इंटरव्यू में सुना भी होगा। प्रीलिम्स से पहले जो घटना चक्र है उसका इंपॉर्टेंस कितना होता है, तो उसी को ध्यान में रख के ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, अगर आप पहली बार आए हो तो वहाँ पर डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, उनको देखिएगा। एग्जाम से पहले पहले जितने भी सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, उनको हम पूरा कवर कराएंगे। ठीक है, तो लगातार लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखी हो तो उनको देख लीजिएगा जाके, आपके एग्जाम में श्योर आपको एग्जाम में आपके स्कोर को अच्छा कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर इन चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही बनता है तो क्या होगा, आप अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे उन क्वेश्चन को। तो आज का हमारा लेक्चर है, जो इसको हम चौथा लेक्चर है हमारे ज्योग्राफी का, और हिस्ट्री के भी लेक्चर ले रखे हैं हमने इसमें, आप देख लीजिएगा जाके। तो आज जो हमारा चौथा लेक्चर है हमारा कौन सा है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो भारत के प्राकृतिक प्रदेश में जो हम लेक्चर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। घटना चक्र में जो दे रखा है, कुछ अलग से फैक्चुअल चीज़ें भी देंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी आपकी। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत किस क्षेत्र का भाग था, गोंडवाना लैंड का या अंगारा लैंड का। साथ ही देखेंगे इसमें जो चट्टानें बनी उनका किस हिसाब से रूपांतरण होकर कौन सी चट्टान बनती है, नदियों ने कैसे प्लेन्स का निर्माण किया, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम आज का। बाकी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी हो तैयारी से रिलेटेड, तो ये मेरी आईडी दे रखी है, यहाँ पे आप हमसे आगे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इनका जो लिंक होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से जाइएगा, चैनल ज्वाइन, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको इसके लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप जाके। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 है हमारा, ये ज्योग्राफी का है, घटना चक्र की सीरीज़ का है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसमें डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। तो बढ़ते हैं आगे, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 4 है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बता दिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, भारत के प्राकृतिक प्रदेश के संदर्भ में जो भी दिया है इस घटना चक्र में उसको देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दे रखा है क्या कि यहाँ पे जो पूरा चुंबकत्व होता है, जो पूरा चुंबकत्व होता है वो कौन सी शाखा होती है अध्ययन की, जिसमें क्या किया जाता है, चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय जो संरक्षित गुण होते हैं का अध्ययन करती है। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन की पूरा चुंबकत्व क्या होता है, तो पूरा चुंबकत्व वो होता है जिसमें क्या किया जाता है, चट्टान और अवसाद जो होते हैं और जो उनमें जो समय के साथ जो गुण संरक्षित हो जाते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, पूरा चुंबकत्व कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। विज्ञान की ये जो शाखा है, ये क्या बताती है, प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। तो ये जो शाखा है कौन सी, पूरा चुंबकत्व, ये किसमें सहायक होती है, तो जो हमारी क्या कहते हैं उसको कि प्राचीन भूवैज्ञानिक जो घटनाएं हुई हैं उसमें उसमें जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए सहायक होती हैं। तो यही इसमें बता रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर है, जिन्होंने, आपको पता होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिन्होंने क्या दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर, कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि दिया अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उसको प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन जो है उसको आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार क्या है कि भारतीय जो स्थल है वो पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारत जो है हमारा वो गोंडवाना लैंड का भाग है। दरअसल यहाँ पे एक घटना होती है जिसको कहते हैं, बता देता हूँ मैं पूरा। जब पृथ्वी नई नई बनती है उसके बाद जो हमारे कॉन्टिनेंट है सारे सब एक जगह पे इकट्ठे थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें फोर्स लगते हैं, इंटरनल फोर्स, उसके कारण क्या होता है कि ये दो भागों में टूट जाता है। तो इसको पहले क्या कहते थे, जो बीच में जो पूरा जो भाग होता था, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो पहले एक साथ थे, और जो एक साथ थे उसका नाम क्या था, तो उसको पेंजिया कहते थे। ठीक है, तो पेंजिया कहते थे उसको। जब ये सारी चीजें एक साथ थी फिर इनमें डिवाइडेशन होता है, तो ऊपर नीचे गोंडवाना लैंड बनता है और ऊपर एक और पार्ट बनता है। तो नीचे का जो पार्ट है हमारा उसमें क्या है, उसी में भारतीय जो हमारा महाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसी का भाग है गोंडवाना लैंड का, वही बता रहा है। ठीक है, तो यही है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय स्थल पिंड है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है और अंटार्कटिका आता है। ठीक है, जितना भी साउथ का है वो आता है गोंडवाना लैंड में, प्लस भारत भी किस में आता है, गोंडवाना लैंड में आता है। वो भी ऐसा इसलिए कि जो भारत जो था पहले किसमें, अफ्रीका का भाग था। ठीक है, जब इसमें
जब ये टूटते हैं कॉन्टिनेंट आपस में अलग अलग, तो जो भारत है हमारा पहले किसमें अफ्रीका का भाग होता है, फिर अफ्रीका से टूट के भारत धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, बाद में आके यहाँ पे टकराता है, हिमालय का निर्माण होता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जब कभी कॉन्सेप्ट की कोई क्लास लूंगा मैं इन सारी चीज़ों की ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और भारत के अतिरिक्त कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सारे के सारे किसके, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं को द्वारा गोंडवाना लैंड जो है उसमें अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, भारतीय प्लेट जो है गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर की दिशा में क्या होती है, विस्थापित होने लगती है, और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारतीय प्लेट अपने अपने से अधिक विशाल प्लेट जो होती है, अपनी यूरेशियन प्लेट है, वहां से टकरा जाती है। इसी कारण से क्या होता है, जो 33 सागर के जो मलबा होता है उससे क्या बनता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला बन जाती है। तो यही सब चीजें इसमें दे रखी हैं। वलित होकर क्या होता है, ये हमारा हिमालय बन जाता है। तो हिमालय आपको पता होगा फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत जिसको हिंदी में कहते हैं, तो फोल्ड माउंटेन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। युवा किस लिए, क्योंकि यहाँ पे नदियां हैं, भूकंप भी आता है, इन सारी चीजों के यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, क्या है अभी ये युवा पर्वत की श्रेणी में आता है। युवा यंग यंग जो फोल्ड माउंटेन है इसको कहते हैं, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, युवा वलित पर्वत इसको कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय के कौन से एरिया में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो हमारे जो तराई का क्षेत्र है वहां पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आगे दे रखा है इसमें क्या कि 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के बीच धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर में पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ जो निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत जो हमारा क्या है उत्तरी मैदान है भारत का, ये आपको पता होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो ये हमारा मैदान का हिस्सा है, ये पूरा क्या होता है कि यहाँ पे जब नदियाँ अवसाद खूब सारे डिपॉजिट करती हैं, जब यहाँ पे हिमालय बन जाता है वहां से अवसाद ला ला के यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। यहाँ पहले गड्ढा हुआ करता था बहुत बड़ा, फिर होता है कि जब नदियाँ बनती हिमालय के बाद तो वो क्या करती हैं, धीरे धीरे निक्षेप या अवसाद ला के यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। बहुत समय से बाद ऐसा होता है कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे क्या हो जाता है, एक प्लेन का निर्माण हो जाता है, समतल भूमि का निर्माण होता है यहाँ पे। तो इतनी चीजें इसमें ध्यान में रखिएगा, यही बता रहा है वो। आगे इसमें क्या दे रखा है कि भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा प्रायद्वीपीय पठार पे आता है, तो आपको पता होगा ये जो महाराष्ट्र का इलाका है, ये सब चीजें यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार पे आता है ये सब एरिया। तो ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये सबसे पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। मेघालय का पठार जो है मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही मतलब आउटलियर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप से पृथक हो जाती है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, ठीक है। आगे दे रखा है भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इसको 6 उप भौतिक प्रदेशों में भी बांटा जाता है। तो देखेंगे पहले 4 क्या है, भौतिक विभिन्नताओं के जो दर्शाती हैं उसको 4 प्रकार से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया भारत को। तो देख लेते हैं। पहला जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का रीजन जितना भी है वो किस में आता है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आता है। फिर विशाल मैदान आते हैं, ग्रेट प्लेन, जो इसके निक्षेपों से लाके नदियों के डिपोजिशन के कारण विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम भाग है हमारा। तट और द्वीप जो समुद्र के आसपास का कोस्टल एरिया है, गुजरात ले लीजिए, गोवा ले लीजिए इधर, और जितने भी मतलब केरल वेरल तमिलनाडु ये सब देख रहा है, ये आपको पड़ेगा तट और द्वीप के अंतर्गत इनका डिवाइड हो गए। इसके अतिरिक्त क्या दे रखा है कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें क्या है, इसको 6 उपभौतिक भागों में बांटा गया है। तो इसके अतिरिक्त दिया है शैल स्तर क्रम, उच्चावच और जो विवर्तनिक है उसकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया। तो इस प्रकार है 6 भौतिक प्रदेश। पहला क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है,
दूसरा उत्तरी भारत का मैदान है, तीसरा भारतीय मरुस्थल है, ये राजस्थान का जो एरिया पड़ता है भारतीय मरुस्थल, ये भी इसको भी डिवाइड किया है। महाद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। द्वीप समूह में ये सब अपने आ जाएंगे, ये आ जाएगा अपना इधर अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो जाएगा, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, तो ये सब आ जाएंगी हमारे तटीय, ये सॉरी द्वीप समूह में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे दे रखा है और कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो होता है, यहाँ से चेंज हो गया टॉपिक। ठीक है, टॉपिक मतलब क्या, इसमें पैरा चेंज हो गया, नई चीज़ इसमें यहाँ पे मिलेंगी। बताया यहाँ पे क्या किया जा रहा है चट्टानों के बारे में। अब तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, तो आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन के कारण। मतलब पहले आर्कियन एक चट्टान होती है, फिर उस पर क्या होता है, बाहरी फोर्स लगते हैं, उसके बाद क्या होता है कि रूपांतरित होती है, प्रेशर लगता है, सब कुछ चीजें लगती हैं, उसके बाद रूपांतरित होकर क्या बनती है, आर्कियन की चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टान बन जाती है। इसमें क्या होता है, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो कौन सी चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ये सारी चीजें प्राप्त होती है, जिनका जो क्या आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से बनी हुई हैं। कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ जो है, फिर धारवाड़ जो रूपांतरित होकर आर्कियन से बनी है, फिर जब धारवाड़ में रूपांतरण होगा तो कौन सी चट्टानें बनेंगी, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनेंगी। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण क्या होगा, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जो रूपांतरण होगा तो क्या बनेंगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें बनेंगी। तो ये इसमें दिया है। इनमें क्या होगा, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी, ये सब इससे प्राप्त होंगी। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत के अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा जगह जगह कि भारत का जो अधिकतम कोयला है, ठीक है, बिटुमिनस, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये इसी से प्राप्त होता है। कहाँ से, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। इस क्षेत्र का कोयला जो है उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस, जैसा भी मैंने बताया, तो बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इस कोयले में क्या, सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो ये हमारा इतना ही था इसमें। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये सब चीजें हमने समझा दी, जो भी समझाने वाली थी, जो रटने वाली थी, उसको मैंने पढ़ दिया है। लेक्चर को एक दो बार देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारत जो स्थल भारतीय स्थल पिंड है सरका है। कहाँ को सरका है, तो उत्तर की ओर सरका, जैसा मैंने बताया था क्या कि यह हमारा अफ्रीका ले लीजिए, यहाँ से टूट के, ठीक है, भारत धीरे धीरे ऊपर आया और यूरेशियन प्लेट में टकराया, तो ये उत्तर की ओर बढ़ा है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो उत्तर की ओर भारत बढ़ा है दक्षिण अफ्रीका से टूट के, तो ये पूछ रहा है इसमें। बताते हैं, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में दिया क्या दिया है। भारतीय विस्थापन सिद्धांत, सॉरी भारतीय कह रहा हूँ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड जो है गोंडवाना का भाग था। गोंडवाना में जैसे हमने बताया दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, अंटार्कटिका आता है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए रटने की कोशिश ना करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, इक्वेटर के जितने नीचे के लगभग आते हैं वो किस में आते हैं, गोंडवाना में आते हैं। और एकमात्र एक्सेप्शन है कौन सी, भारतीय प्लेट जो पहले अफ्रीका की थी, वो ऊपर ऊपर उत्तर की ओर बढ़ते हुए विस्थापित होते हुए यूरोप मतलब एशिया में आ गई, तो उत्तर की तरफ है तो, लेकिन ये किसका भाग है गोंडवाना लैंड का भाग, ठीक। और भारत ही एक स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थल पिंड जो है उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, किसका था, तो ऑप्शन ए रखा जुरासिक भूखंड, बी आर्यव्रत, सी इंडियाना, या डी गोंडवाना लैंड। अगेन रिपीट देख लीजिएगा, घुमा घुमा के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो गोंडवाना लैंड टिक कर लीजिएगा इसमें। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो जैसे मैंने बताया कितने प्राकृतिक प्रदेशों में, तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो उत्तर का हमारा पर्वत वाला क्षेत्र हो गया, फिर ग्रेट प्लेन हो गया हमारे, फिर प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद तट और द्वीप आ जाते हैं। और भारत को 6 भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया एनसीईआरटी के अनुसार, तो वो हमने देख लिया था। इसमें यहाँ पे क्या क्या बढ़ जाएगा, उत्तर और उत्तर पूर्वी बढ़ जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, और उसके बाद क्या कौन सा बढ़ जाएगा क्षेत्र हमारा, तो ये तटीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, और जो हमारा रेगिस्तानी एरिया है तो वाला बढ़ जाएगा, तो 6 हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे नंबर पे। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं है, क्वेश्चन पूछ रहा था। ऑप्शन ए भाबर, बी तराई, सी शिवालिक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताया, तराई क्षेत्र में क्या है, पाताल तोड़ कुएं है, जैसे हमने भी कुछ डिस्कस किया था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है।
तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है क्या, पाताल तोड़ कुएं ऐसी प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल का स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में क्या होता है, जल जो है स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे में क्या होता है, पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये दोनों में फर्क क्या है कि जो दो तरह के होते हैं क्या, कि देख लीजिए यहाँ पे कि एक जल स्रोत होता है तथा पाताल कोड़ जो कुएं होते हैं उनमें फर्क होता है। जल स्रोत में क्या होता है, जल जो है अपने आप ही ऊपर आता रहता है, लेकिन पाताल तोड़ जो कुएं होते हैं उनमें थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ती है, उसके बाद क्या होता है, जल अपने आप ऊपर आने लगता है। तो ये फर्क है इसमें। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत में भू आकारों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, मतलब ध्यान दीजिए। ए दे रखा है, पहला कथन क्या दे रखा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार जो है दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा दे रखा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। सी गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। अग्रगर्त मतलब जब हिमालय का निर्माण हुआ तो एक गड्ढा गड्ढा का मतलब गड्ढे की तरह एक वहाँ पे संरचना बन जाती है, जिसमें जो जैसा मैंने बताया वहाँ से पर्वतों से जो नदियाँ हैं वो निक्षेप ला ला के उन्होंने वहाँ पे प्लेन मतलब मैदान की रचना की। चौथा दे रखा है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो ऐसा कहीं मैंने बताया था नहीं ना, तो ना यहाँ हमने चीनी प्लेट की बात की थी ना यूरोपीय प्लेट की। यूरेशियन प्लेट से टकराती है भारतीय प्लेट, तब जाके क्या होता है, हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर इसमें अगर टिक करिएगा तो पहले दूसरे तीसरे राइट है, चौथा गलत है, तो यहाँ से ले लीजिएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, आउटलियर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो अतः पहला कथन सही है क्या, कि मेघालय पठार ध्यान पे रखना है, क्या है आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार का आउटलायर है और यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण कैसे भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक होती है। सेकंड जो स्टेटमेंट है किस लिए राइट है, कि कश्मीर घाटी की रचना जो होती है हिमालय की संबंधिति में हुई है। और तीसरा क्या है, स्वेस है, स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया और यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से जो गर्त बना था वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में इसमें क्या विशाल मैदानों का निर्माण हो गया, इसलिए तीसरा कथन भी सही है। चौथा इसलिए गलत था, ध्यान रखिएगा, वहां मैंने जो बताया था कि वहां पे ना चीनी और यूरोपियन प्लेट नहीं, यूरेशियन प्लेट टिक करिएगा। अगर यूरेशियन और भारतीय प्लेट की टक्कर के बाद अगर हिमालय की उत्पत्ति बोलता है तो वो कथन सही होगा, ठीक है। तो वही दिया, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो क्या है, कथन हमारा चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखिएगा, कभी भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा क्या सत्य और असत्य कथन देख लीजिएगा कि असत्य पूछ रहा है कि सत्य, क्योंकि क्वेश्चन गलत होते हैं पेपर में, एक दो छोटी सी मिस्टेक हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो देख लेते हैं, असत्य कथन पूछ रहा है, असत्य बताना हमको। पहला ए दे रखा है, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी दे रखा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। सी दे रखा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और चौथा दे रखा है, भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले में का बृहत्तम भंडार या भंडार है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा छिप गया है, भंडार लिखा है तो भंडार है यहाँ पे किसका, गोंडवाना शिलाओं का। तो जैसे ये हमने पढ़ के आए थे, ये राइट आंसर है। और यंग फोल्ड माउंटेन मैंने स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में, और भौमिकी दृष्टि से जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये भी मैंने बताया था कि सबसे प्राचीन भाग है। तो गलत क्या है, ये सी जो है हमारा वो गलत है। आगे देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वतों में से एक है, भौमिकी दृष्टि से बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो गलत था हमारा, कौन सा गलत था, ये सी दे रखा है। क्यों गलत था, कि भारत में जो पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है,
नदियों के जमाव द्वारा नहीं है, बल्कि यहाँ पे भूमि का उत्थान और निर्गमन हुआ, उस कारण वहाँ पे तट का निर्माण हुआ है। तो इतनी चीज इसमें ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए देख लेते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन में कि यहाँ पे क्या दे रखा है। 20 में राइट आंसर दे रखा है, मिला के देख लेते हैं। दक्कन ट्राइब जो है वो किस में, तो कैम्ब्रियन एज में। तो दक्कन ट्राइब किस में, कैम्ब्रियन एज, तीसरे पे लगाया मैंने, ठीक है। दक्कन ट्राइब, कैम्ब्रियन कह रहा हूँ मैं, सॉरी। दक्कन ट्राइब जो है क्रिटेशियस आदि नूतन में हुआ है इसका निर्माण, ठीक। और जो हमारा पश्चिमी घाट है उसका निर्माण कब हुआ है, तो उत्तर नूतन में। पश्चिमी घाट का कब निर्माण हुआ है, तो उत्तर नूतन में। दक्कन ट्राइब क्रिटेशियस आदि नूतन काल में, और पश्चिमी घाट का उत्तर नूतन काल में। अरावली का तो प्री कैम्ब्रियन एज में। तो सबसे प्राचीन हमारे पे पर्वत श्रृंखला की बात करें, सबसे अच्छा प्राचीन फोल्ड माउंटेन भी था हमारा अरावली। अगर सबसे प्राचीनतम इनकी बात करें तो कौन सा होगा, ये अरावली है, प्री कैम्ब्रियन एज में इसका निर्माण हुआ है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जो निक्षेप है, तो ये कहाँ से, कौन से एज में है, तो ये इसको लगाइए, टिक करिएगा, अत्यंत नूतन में। तो बस इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए का तीसरा है, बी का पहला है, और सी का दूसरा, डी का पांचवा। दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सिनोजोइक या उत्तर नूतन कहते हैं जिसको, उस काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एज, और एकदम नई है अत्यंत नूतन काल में, किसकी, तो नर्मदा ताप्ती जलोढ़। नूतन का मतलब यहाँ न्यू समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। ए दे रखा है मीठे पानी की झील के लिए, बी दे रखा है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी दे रखा है एक प्रवाल द्वीप के लिए, या डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो पश्चिम में स्थित बिंदु तो आपको पता होगा गुहार माता है जो गुजरात में पड़ता है। तो राइट आंसर इसमें क्या है हमारा, तो सॉरी बी टिक कर लीजिएगा। राइट आंसर इसमें भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कौन सा, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु जो क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछे केरल का कुट्टानाडु क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो सीधे सीधे दिमाग में एक पॉइंट रखिएगा, किस लिए, तो भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुट्टानाडु। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दे रखा है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। ये समुद्र तल से भी इसकी ऊंचाई नीचे है और यहाँ पे खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। FAO जो खाद्य और कृषि संगठन है उसके द्वारा क्या है, कुट्टानाड के खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित की गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो FAO है, सॉरी आओ मैं कह रहा हूँ, FAO जो ओ है वो खाद्य और कृषि संगठन जो है उसके द्वारा क्या किया गया है, जो कुट्टानाड में खेती का तरीका है उसको वैश्विक जो महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है उसके में शामिल किया गया, उसमें घोषित किया गया इसको। तो इतनी चीज में ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था 2015 में, तो मेंस ऑब्जेक्टिव होता तब पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो मरुस्थल देखना है, सिंधु क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी असम क्षेत्र, या डी मध्य भारत क्षेत्र। तो सिंधु क्षेत्र जो है वो कहाँ मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल जो है किसका भाग है, भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। तो इतनी चीज इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, क्या दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। तो कौन सा इस जो क्षेत्र है नीचे ऑप्शन में दे रखा है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला। ऑप्शन ए दिया मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई, या डी नवादा। तो राइट आंसर हमारा क्या, रोहतास जो क्षेत्र है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला क्षेत्र है। एक्सप्लेनेशन, बिहार में जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र का विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार के विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ए विंध्यन, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, या डी गोंडवाना। तो पता होगा आपको क्या दे रखा है कि कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम पूछ रहा है।
तो इसमें गोंडवाना लगा रखा है इन्होंने। देख लेते हैं चट्टान प्रणाली कौन सी सबसे नवीनतम है, तो गोंडवाना है, लगा लीजिए। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो सबसे नवीनतम है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किसके आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ, ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं, सोना, लोहा, तांबा, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, ये सब चीजें पाई जाती हैं। कोडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे होता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण किनमें रूपांतरण से होता है, तो कोडप्पा क्रम की होता है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, ये वर्ण मिट्टी, ये सब प्राप्त होती है। उसके बाद जो होता है विंध्य क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद जो होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों के बाद होता है किसका, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। तो सबसे पूर्व, अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी, तो आर्कियन चट्टान है। फिर उसके बाद आर्कियन से बनेगी धारवाड़, धारवाड़ से बनेगी कोडप्पा, कोडप्पा से बनेगी कौन सी हमारी, विंध्यन, और विंध्यन के बहुत बाद बनेगा हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है। तो भारत का अधिकांश जो कोयला है अभी हमने देख लिया, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है, और बिटुमिनस कोयला यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत न्यूनतम होती है। तो यही इसमें दे रखा है। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। जो चीज़ें इसमें दे रखी थी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कोई कमी रह जाती है, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने। गुड बाय।